नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सनी गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड या कूल्हे की हड्डी का गलना। कूल्हे की हड्डी यानी हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में जो फीमोरल हेड होता है, हिप जॉइंट का जो हेड होता है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड कहते हैं। आज इस टॉपिक के या इस कंडीशन के या इस बीमारी के बारे में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 1 साल से लगभग, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है 1-2 साल से, तब से इस बीमारी के पेशेंट्स की मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि स्टीरॉयड के समय, जब कोविड के समय में जो पेशेंट को स्टीरॉयड्स दिया गया, हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड, उसकी वजह से जो उनके कूल्हे की हड्डी के हेड का या उसका जो सिरा है, उसका जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई और धीरे धीरे वो गलना स्टार्ट हुआ, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोलते हैं। इस सामने जो इमेज दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारी एक कमर की हड्डी है और कूल्हे की हड्डी है, और जो हिप जॉइंट का हेड दिख रहा है जो थोड़ा सा गल रहा है, गला हुआ है। इसको क्रॉस सेक्शन इमेज में जो हम देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, एक साइड नॉर्मल हिप जॉइंट है और एक साइड नेक्रोटिक हिप जॉइंट है, जो कि नेक्रोसिस यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गई है, जो काला काला पड़ गया है। अभी ब्लड सप्लाई हम दिखा रहे हैं। एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है जो फीमोरल हेड की दिख रही है आपको, जिसमें ब्लड वेसल्स आपको सप्लाई दे रही हैं, और एक ऑस्टियोनेक्रोसिस जिसमें काली काली ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। ऐसे ये हेड जो है, जब ब्लड सप्लाई कम होती है, धीरे धीरे ये हेड जो है काला होना अंदर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये धीरे धीरे गल जाता है। इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं ब्लड सप्लाई क्या होती है। ये कूल्हे की हड्डी जो आपको दिख रही है, पहले आपकी कमर की हड्डी और एक कूल्हे की हड्डी, और इसके हेड के चारों तरफ जो रेड रेड दिख रही है वो वेसल्स हैं। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो आती है वो फर्दर डिवाइड होती है फीमोरल हेड के चारों तरफ, जो बनाती है एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हमारे नेक और हेड को सप्लाई करती है। जो हमारी कूल्हे की हड्डी का नेक होता है और उसका हेड होता है, जिसको ब्लड सप्लाई देती है, और भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स फर्दर डिवाइड होकर इसको ब्लड सप्लाई देती हैं। जब इसकी ब्लड सप्लाई किसी रीज़न से कंप्रोमाइज़ होती है, तब एवेस्कुलर नेक्रोसिस की नौबत आती है। या किसी रीज़न से, जैसे फ्रैक्चर हो गया, उसमें आपकी ब्लड सप्लाई किसी रीज़न से कंप्रोमाइज़ हुई और धीरे धीरे ये नेक्रोटिक होने लगा, यानी गलने लगा। एक ब्लड सप्लाई फीमोरल हेड के अंदर बीच से होती है। जो एक लिगामेंट होता है, लिगामेंटम टीरिस, उसकी ब्लड सप्लाई के लिए एक लिगामेंटम आर्टरी होती है जो इसको सप्लाई करती है, और जो एक इसको फीमोरल हेड को भी सप्लाई देती है। तो इस टाइप से जो है इसकी ब्लड सप्लाई होती है फीमोरल हेड की और फीमोरल नेक की। आइए एक एक्सरे के माध्यम से देखते हैं कि जब कूल्हे की हड्डी गल जाती है तो क्या एक्सरे में आपको दिखाई पड़ता है। आपके एक साइड में दिख रहा होगा नॉर्मल जॉइंट और एक साइड में नेक्रोटिक जॉइंट दिख रहा है, जिसमें एक एरो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। वो जो गला हुआ पार्ट है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के बाद वो जो हिप जॉइंट हेड गल गया है वो है। आइए जानते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉयड, जो कि मैंने आपको बताया कि जो कोविड काल में एक्सेसिव स्टीरॉयड, हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड दिया गया, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आपके ब्लड सप्लाई कम हुई आपकी कूल्हे की हड्डी की, और धीरे धीरे गलना स्टार्ट हुआ। दूसरा रीज़न हो सकता है ट्रोमेटिक इंजरी, कोई भी आप गिरे और आपका हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, धीरे धीरे वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हुई और एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कन्वर्ट हुआ। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, जो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल पीते हैं, जिनका रोज़ाना अल्कोहल का सेवन होता है, उनमें भी ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आती है जो फीमोरल हेड है, और ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। फिर पोस्ट कीमोथेरेपी आती है। जब भी किसी रीज़न से आपको कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है और आपकी ब्लड सप्लाई फीमोरल हेड की कम हो सकती है, जिससे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्मोकिंग, जो रेगुलर स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू टबैको, और आपकी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकेशन, नॉन स्टीरॉइड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, पेन किलर्स हैं, वो दे सकते हैं। सेल्फ केयर, जैसे आपको अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। फिजियोथेरेपी भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, जो जनरल फिजियोथेरेपी है,
और अगर इन सब से नहीं ठीक हो पाता, स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला जाता है या 3 में चला जाता है, तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर लेना पड़ता है, जिसके बाद हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आती है और नया जॉइंट आपके कूल्हे की लगा दिया जाता है। एक और थेरेपी है जो फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आती है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, जो हमारी फीमोरल हेड की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करने का काम करती है। इसमें मैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो थ्रू द जॉइंट चली जाती हैं और वहाँ पर माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती हैं, और जो आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रखी है या कम हो गई है जिस भी रीज़न से, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है और स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो सर्जरी से पहले आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये जो पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट एक पेशेंट को दिया गया, ये पहले की इमेज है उसकी जो आप दिख रही है, गला हुआ हेड, गली बोन। उसके बाद जब पोस्ट ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, जो आपको दिख रहा होगा कि बोन डेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट एक बार ट्राई करना चाहिए स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स को। सर्जरी से पहले 1 से 2 महीने तक आप स्टेज 1 में हैं तो इसको ट्रीटमेंट लीजिए, स्टेज 2 में हैं तब भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको इम्प्रूवमेंट बाई चांस नहीं मिलता है तो आप सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में आपको क्या है दिख रहा होगा आपकी एक्सरे में कि आपके जो हेड को निकाल कर एक आर्टिफिशियल या एक मेटेलिक हेड को लगा दिया जाएगा, और जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप जो है ईज़िली चल सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिन आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो है मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमें ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो इसके लिए आप जैसे सिम्टम्स जो होते हैं वो ये हैं कि आपके हिप जॉइंट के आसपास दर्द होना शुरू होगा, आपके धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता रहेगा, आपके चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी पेन किलर खाने के बाद कुछ टाइम तक आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फिर से पेन शुरू हो जाएगा। आपके हिप के साथ साथ आपके नी जॉइंट और नी जॉइंट में भी पेन हो सकता है, क्योंकि जब वेट शिफ्ट होगा, जब आपकी कूल्हे की हड्डी कमज़ोर होंगी तो नी जॉइंट या आपके घुटने में भी दबाव आ सकता है, जिसका दर्द घुटने में भी हो सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका पेन जो है कुछ देर के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर से हिप जॉइंट के आसपास या कूल्हे की हड्डी के आसपास जो है फिर से पेन शुरू हो जाता है। इसका पेन जो है आपकी कमर में नहीं होगा, या अगर होगा तो बहुत ही हल्का होगा। कमर से नीचे आपकी कूल्हे की हड्डी के आसपास काफ़ी दर्द आपको महसूस होगा, एक जकड़न सी महसूस होगी, चलने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे वो दिक्कत बढ़ती रहेगी। आप कोई भी इलाज लेंगे लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके हिप जॉइंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसको समय रहते आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे या सीटी या एमआरआई करा सकता है, जिसमें आपका जो हेड है वो पता लग जाएगा उसको कि इसमें नेक्रोसिस हो रहा है और इसको किस स्टेज में है। उसी हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर आपको सर्जरी करानी पड़े और स्टेज 1 और स्टेज 2 में है तो एक बार ज़रूर एक अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में दिखाएं, और जहां पे पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हो, और उससे पूछें कि इससे रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है स्टेज 1 स्टेज 2 में ये थेरेपी काम करती है। धन्यवाद।